नमस्कार साथियों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऐप इनिशियो में। कैसे आप सभी? फटाफट सभी लाइव आ जाइए, सभी जुड़ जाइए, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आपको पता है, हमने हिमालय वाला टॉपिक कवर कर लिया है। भारत के भौतिक विभाजन में हमने ट्रांस हिमालय कवर किया, हमने महान हिमालय कवर किया, हमने मध्य हिमालय और शिवालिक को हमने कवर कर लिया। अब हमें देखना है उत्तर भारत के विशाल मैदान को, क्योंकि जैसे ही हमारा हिमालय वाला एरिया खत्म होता है वैसे तुरंत हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान अटैच हो जाता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान शुरू हो जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान कवर होने के जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे जो भारत के पठार हैं उन्हें देखेंगे। फटाफट सभी आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। क्लासेस कैसी लग रही है आप लोगों को? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? टॉपिक क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? कोई कमी, कोई डाउट, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एक एक करके सारी चीजें। आइए हम स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान को। उत्तर भारत के विशाल मैदान, तो हम बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान की, ठीक है। ठीक है, आइए एक एक करके हम इसमें सारे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए आपका 3 श्रेणियां आपको देखने को मिलेंगी। ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक। ट्रांस हिमालय के बाद आप देखेंगे आपको यहां पे समानांतर क्रम में 3 श्रेणियां देखने को मिलेंगी। जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमालय। अब हिमालय के बाद आप देखेंगे जस्ट उसके बाद आपको 3 श्रेणियों क्रम देखने को मिलेगा, जिसे हम भारत का उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। वो यहां से लेकर के ये पूरा क्षेत्र जो है आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने को मिलेगा, ठीक है। यह है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। और इसकी शुरुआत सिर्फ भारत में नहीं, इसकी शुरुआत पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान रेंज में भी लगा हुआ है। अगर आप देखते हैं ये पाकिस्तान की बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। ये तो इसका विस्तार आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा, इसका विस्तार आपको पाकिस्तान क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। पाकिस्तान क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो आइए हम एक करके यहां पे इसके डिवीजन को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, तो उत्तर के विशाल मैदान की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान, अगर उत्तर विशाल के मैदान को देखेंगे तो ये वाला जो रेंज है, ये पूरा क्षेत्र जो आपका, ये क्या है? ये सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंधु की सहायक नदी का मैदान बोलते हैं। सिंधु, अभी और डिटेल में इसको लिख पाया जाएगा, अभी सिर्फ मैपिंग में आपको समझाया जा रहा है। सिंधु की सहायक नदी मैदान, ठीक है। नदी मैदान आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर इस रेंज में ये वाला जो रेंज आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा, ये क्या होगा आपका? ये होगा गंगा का मैदान, ये होगा आपका गंगा का मैदान। अर्थात गंगा का मैदान, जो गंगा नदी है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र को हम गंगा का मैदान कहते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे आप तो उसके आगे आप देखेंगे आपको यहां पर इस क्षेत्र में आपको यहां पे इस पूरे क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्रह्मपुत्रा का मैदान देखने को मिलेगा। यह है पूरा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा का मैदान है।
ब्रह्मपुत्र का मैदान इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और सिंध हुआ उसकी सहायक नदियों का मैदान। अब अच्छा देखिए, गंगा का मैदान क्यों कहा जा रहा है? गंगा का मैदान इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो गंगा और गंगा की जो सहायक नदियां उसके द्वारा लाए गए जो मलबे थे, उसके लाए द्वारा गए जो मलबे थे, उनका डिपॉजिट इस क्षेत्र में हुआ, उसका डिपॉजिट इन क्षेत्रों में हुआ, जिसके कारण मैदान का निर्माण हुआ, इसलिए उसको हम गंगा का मैदान कहते हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए मलबों का निक्षेप इन क्षेत्रों में हुआ, इन क्षेत्र में हुआ, जिस कारण से हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। वहीं जो सिंधु है, वह सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, इनके द्वारा जो लाए गए मलबे थे उनका निक्षेप इन क्षेत्रों में हुआ, तो इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सिंधु व सिंधु की सहायक नदी का मैदान हम इसे बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपने बना लिया, और नहीं बनाया तो एक बार बना लीजिए और रफली इसको। फिर हम एक एक चीजें एकदम क्लियर करना शुरू करते हैं, एक चीज बताना शुरू करते हैं आपको। यहां पढ़ने के बाद ज्योग्राफी आपको एकदम दिमाग में छप जाएगी, आपको कोई उठा के खड़ा करेगा रात 12 बजे तो भी आप ज्योग्राफी बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, बस आप एक एक चीज को सुनते जाइए, उसको दिमाग में इंकलकेट करते जाइए, उसे ऑब्जर्व करते जाइए, उसे सेट करते जाइए बस ब्रेन में। ठीक है, आप इसे बना लीजिए। हमारा टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, जब बन जाए तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा आपने बना लिया, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी हम जो उत्तर का विशाल मैदान, इसी को कई भाग में बांटेंगे। इसमें भाबर आपको देखने को मिलेगा, तराई देखने को मिलेगा, फिर बांगर देखने को मिलेगा, फिर खादर देखने को मिलेगा, और फिर फाइनली आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा क्षेत्र देखने को मिलेगा। हम उसका भी विभाजन करेंगे, पर अभी मोटा मोटा आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए। अभी सिर्फ मोटा मोटा आपको समझाएगा कि ये पूरा टोटली उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उम्मीद करता हूं आपने यहां तक कर लिया होगा। आइए अब हम बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान की, पॉइंट वाइज शुरू करेंगे लिखने की चीज। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। आइए एक एक करके पॉइंट हम समझना शुरू करते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान की अगर बात करें तो यह मैदान जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। निक्षेप का मतलब होता है डिपॉजिट कर देना, निक्षेप से हुआ है, निक्षेप से हुआ है। अच्छा, ये नदियां जो हैं इतने बड़े विशाल मैदान का निर्माण इसलिए कर लेती हैं क्योंकि ये नदियां अभी नवीन हैं, यंग हैं। आपको ही पता है कि जो यंग जनरेशन होती है उनमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो नदियां, ये आधुनिक नई नदियां, नवीन नदियां हैं। अभी हाल फिलहाल का मतलब आजकल की नहीं है, हाल फिलहाल का मतलब है कि आज से करोड़ों साल पहले की नदियां हैं, अर्थात ये काफी पुरानी नदियों में नहीं है, इनका जन्म अभी हाल फिलहाल में हुआ है, इसलिए इनमें एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। ये कटाव बहुत ज्यादा कर रही हैं, कटाव ज्यादा करने के कारण इनके पास मलबा बहुत ज्यादा है। कटाव इसलिए भी ज्यादा कर रही है क्योंकि एक लंबे क्षेत्र से गुजर रही हैं, 2500 किलोमीटर से ज्यादा इनका क्षेत्र देखने को मिल रहा है। इस कारण से इनका लंबा क्षेत्र है, इसलिए कटाव ज्यादा कर रही है, तो इनके पास मिट्टी और मलबे, कीचड़ बहुत ज्यादा है, जिसके डिपॉजिट से इतने बड़े विशाल मैदान का निर्माण आपको देखने को मिलता है। अगर इसके विस्तार की बात करें, विस्तार की बात करते हैं तो पूर्व में आप देखेंगे, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक ये 3200 किलोमीटर लंबा, कितना 3200 किलोमीटर लंबा है। पूर्व से
पूर्व से पश्चिम तक 3200 किलोमीटर लंबा है। कितना? पूर्व से लेकर पश्चिम तक 3200 किलोमीटर ये लंबा है। अगर ध्यान से इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो 1500 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई। अब ध्यान से देखिए, आप यहां पे उत्तर के विशाल मैदान को देखिए, पश्चिम की तरफ ज्यादा चौड़ा है और पूर्व की तरफ पतला होता जाता है। तो यही सेम ऐसे ही आपको यहां भी लिखना है। पश्चिम में विस्तार ज्यादा चौड़ा है, ज्यादा चौड़ा है, जबकि पूर्व में कम चौड़ा है, पूर्व में कम चौड़ा है। तो पश्चिम में कितना है? पश्चिम इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर के आसपास है, 300 किलोमीटर। और पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है? पूर्व में है 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी पूर्व में। ठीक है, इसे लिख लीजिए, इसे एक बार लिख लीजिए फटाक से। उम्मीद करता हूं राइटिंग समझ में आ रही होगी। बहुत कोशिश कर रहा हूं सुंदर लिखने की। आप लोग रिस्पॉन्स किया करें, पता ही नहीं चलता है कि दिखता नहीं वैसे। ठीक है, रिस्पॉन्स किया करिए, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर आपकी चीजें छूट जाएंगी। इसलिए आप रिस्पॉन्स करते रहा करें। और जो मैं यहां पे जो भी कहानी आपको सुनाता हूं, जो भी बताता हूं, वो कॉन्सेप्ट हमेशा ब्रेन में उसको रखे रहा करिए, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टैकल होंगे। क्योंकि फैक्चुअल तो आपको यहां पे दिख जाएगा आपके स्क्रीन पर जो कॉन्सेप्चुअल चीजें वो कहानी के माध्यम से ही आप तक डिलीवर होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे भाबर के मैदान की। भाबर फिर तराई की बात करेंगे। आइए यही सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अब हमें मैप की जरूरत पड़ेगी तुरंत। आइए आप लोग भी जहां जहां मैं मैप बनाऊं वहीं पे तुरंत ही मैप आप लोग भी ड्रॉ कर लिया करें। और मैप से फायदा ये होता है कि चीजें आपको विजुअलाइज हो जाती हैं। चलिए अब देखिए आपको तीन श्रेणियां देखने को मिल रही थी। महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर ये शिवालिक आपको देखने को मिल रही थी। अब शिवालिक के बाद अगर आप देखते हैं तो शिवालिक के बाद अब आपको यहीं से सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको भाबर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आप लोग बताते रह गए, रिस्पॉन्स करते रह, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आइए देखिए, जैसे ही आपका हिमालय अर्थात शिवालिक खत्म होगा तो शिवालिक के जस्ट बाद आपको एक क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसको हम भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर। अब भाबर है क्या क्षेत्र? भाबर देखिए कंकड़ीला और पथरीला क्षेत्र है। कंकड़ीला पथरीला क्षेत्र यहां क्यों बन रहा है उसके पीछे रीजन बता रहा हूं क्या है। कंकड़ीला और पथरीला क्षेत्र बनने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि हिमालय से उतर रही सारी नदियां अपने साथ ढेर सारे मलबे कंकड़ पत्थर लेकर आ रही, बड़े बड़े बोल्डर्स लेकर के अपने साथ आ रही हैं। जब ये बोल्डर्स लेकर के आती हैं, जब मैदान क्षेत्र में पहुंचती हैं, जहां पे ढलान कम होने लगता है, तो वो क्या करेंगी? पत्थर को आगे लेके थोड़ी जाएंगी, तो वो इस क्षेत्र में डिपॉजिट कर देती हैं। इस पिंक वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये क्या है आपका? ये आपका हो गया भाबर। ठीक है, अब होता क्या है कि इस क्षेत्र में इतने ज्यादा कंकड़ पत्थर डिपॉजिट हो चुके हैं, इतने ज्यादा कंकड़ पत्थर यहां पे आ चुके हैं
कि यहां हिमालय से उतरने वाली नदियां यहां पर आकर लुप्त हो जाती, विलुप्त हो जाती, अर्थात कहा जाए कि अब वो इस जमीन के नीचे से, धरातल के नीचे से बहने लगती हैं। यहां जो कंकड़ पत्थर दिख रहा है, इस कंकड़ पत्थर के नीचे से बहती है, इसलिए यहां पे वो नदियां दिखती नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय से उतरने वाली नदियां भाबर क्षेत्र में क्या होती है, विलुप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट। अब इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो भाबर के बाद आपको एक क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसका नाम है तराई, जिसका नाम है तराई क्षेत्र आपका। ठीक है, ये आपका तराई क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका तराई क्षेत्र है। अच्छा, तराई क्षेत्र क्यों कह रहे हैं, क्या रीजन है तराई कहने का? तराई कहने का मतलब रीजन ये है कि यह क्षेत्र हमेशा ह्यूमिड रहता है, यहां पे आर्द्रता, नमी बहुत ज्यादा होती है। नमी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इस भाबर क्षेत्र से जो नदियां यहां पे जो विलुप्त होती हैं, वह नदियां पुनः तराई क्षेत्र में ऊपर आ जाती हैं, वह तराई क्षेत्र में पुनः ऊपर आ जाती हैं और यहां पे ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, आर्द्रता, नमी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए इस क्षेत्र का क्या नाम रखा गया? इस क्षेत्र का नाम तराई रखा गया है। क्या रखा गया? इस क्षेत्र का नाम तराई रखा गया है। तराई क्यों रखा गया? क्योंकि ये हमेशा ये तर रहता है, पानी से हमेशा भीगा रहता है, तर रहता है। और यहां पे पानी बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होने के कारण यहां बहुत सारे डिजीज भी जन्म लेते हैं। जैसे जापानी इंसेफेलाइटिस नामक डिजीज आपने सुना होगा, उसका ओरिजिनेशन इसी तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। गोरखपुर का जो बेल्ट आपको देखने को मिलता है, रामपुर का जो बेल्ट देखने को मिलता है, वो यही क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे तराई क्षेत्र है और यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मतलब क्षेत्र दलदली टाइप का होता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसका नाम है, फिर आपको इसके बाद तराई के बाद देखने को क्या मिलेगा। अब यहां पे आप चाहें तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी सेट कर लीजिए तो आपको याद रहेगा तराई क्षेत्र में। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक क्षेत्र जिसको हम कहेंगे बांगर क्षेत्र। यहां से लेकर के ये क्षेत्र आपका बांगर क्षेत्र होगा। बांगर, ठीक है। अब बांगर क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा आपका? पंजाब आएगा, राजस्थान आएगा, हरियाणा आएगा और पश्चिमी यूपी इसमें शामिल होगा। ये क्या क्षेत्र है? ये कैसा क्षेत्र है आपका? ये है बांगर क्षेत्र। आपको पता है कि इस क्षेत्र की स्थिति कैसी है? इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, यह क्षेत्र सूखा क्षेत्र है, यहां पे ड्रॉट की स्थिति हमेशा बनी रहती है। ठीक है, एक तरीके से यह मरुस्थली क्षेत्र होता है, यहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। और ये कैसा मैदान है? ये बांगर है। ये क्या है? ये आपका बांगर का मैदान आपको देखने को मिलेगा। ये बांगर का मैदान है। अब बांगर के मैदान से आप बढ़ेंगे आगे तो यहां पे आपको एक मैदान देखने को मिलेगा। ये आपको यहां तक के क्षेत्रों में आपको जो मैदान देखने को मिल रहा है, यह है आपका खादर का मैदान। ये क्या है? खादर का मैदान। अच्छा, खादर का मैदान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे बाढ़ का पानी पहुंचता है, बार बार यहां पे बाढ़ का पानी पहुंचता है, यहां पे बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इसलिए आपने हमेशा सुना होगा कि पश्चिम बंगाल बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ आता रहता है। ठीक है, फिर आप बात करते हैं यहीं पे बिहार क्षेत्र में आपको बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है, पूर्वी यूपी में बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहां पे ढलान जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, ढलान मैदानी क्षेत्र बहुत ज्यादा बन जाता है यहां पे, तो यहां पानी जो है होल्ड होने लगता है एक तरीके से। और दूसरा क्या होता है, यहां पे पानी का बहाव क्षेत्र बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी जब यहां पहुंचे तो बहुत विस्तृत रूप से बहने लगती है, जिस कारण से यहां पर बाढ़ की स्थिति लगातार बनी रहती है। और इसके आगे आप बढ़ेंगे, जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो इस क्षेत्र में आपको यहां पे डेल्टा देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे? डेल्टाई मैदान देखने को बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ये क्या है आपका? डेल्टा है। ठीक है, क्या यह सारे पॉइंट भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा आपको समझ में आया कि नहीं आया? डेल्टा मतलब क्या होता है? नदियों के बीच का क्षेत्र। जब नदियां बहुत सारे मलबे और पत्थर लेके जहां डिपॉजिट कर देती हैं और वहां पे धीरे धीरे एक्टिविटीज होने लगती है, लोगों के रहने की एक्टिविटीज होने लगती है, तो उसको डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो क्या यह बात आपको समझ में आई? ये भाबर, बांगर, तराई और डेल्टा समझ में आया आपको? एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिए, समझ में आया कि नहीं?
एक बार बच्चा रिस्पॉन्स कर दीजिए, कोई भी समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक दीपक मिश्रा जी। चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं भाबर के बारे में। सबसे पहले भाबर लिखेंगे, फिर तराई, फिर बांगरो, फिर खादर, फिर डेल्टा के बारे में हम लिखेंगे, और इसके बाद साथ हमारा उत्तर का विशाल मैदान कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए भाबर। भाबर का मैदान। ठीक है, आइए। नदियों द्वारा लाए गए जो कंकड़ पत्थर होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। निर्माण की बात करते हैं अगर इसके, साथ ही साथ लिखते भी रहिए। नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर व मलबों के जमाव से निर्मित क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होगा? नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर व मलबों के जमाव से होता है, पहला पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट, ये शिवालिक के जस्ट बाद है। तो क्या बोलेंगे? शिवालिक के जस्ट बाद मतलब बोला जाए कि गिरिपद क्षेत्र में आता है, शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में आता है। अगर इसकी अवस्थिति की बात करेंगे तो अवस्थिति होगी शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्र में। गिरपदीय क्षेत्र का मतलब होता है शिवालिक की तलहटी में, जहां तलहटी उसकी अजरी, जहां तल आ जाता है, उस तल के जस्ट बाद जो शुरू होता है एरिया, उसी को हम बोलते हैं भाबर का मैदान आपके। ठीक है, यह सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा होता है। कितना? यह सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा होता है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय से उतरने वाली नदियां यहां अदृश्य हो जाती हैं। अदृश्य हो जाती हैं। ठीक, क्या हो जाती है? अदृश्य हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अदृश्य क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो आपका ये जो कंकड़ पत्थर बजरी है, उसके नीचे से ये बहने लगती हैं। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं यहां पे डिक्टेट कर देता हूं। यहां पे नदियां अदृश्य होने का मेन कारण यह है, कंकड़ और बजरी जो है उसके नीचे से नदियां जो है प्रवाहित होने लगती हैं। उसके नीचे से नदियां प्रवाहित होती, जिस कारण से यह हमें अदृश्य हो जाती है यहां पे नदी। ठीक है, आई होप पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ये। तो आपका एक एरिया भाबर खत्म हो गया इसमें। ठीक है, आपको किसी भी चीज में सिर्फ उतना ही लिखवाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। उसके अलावा कोई भी कथा कहानी आपको ना लिख पाई जाएगी, ना बताई जाएगी। चीजें समझ में आई आपको? ये भाबर का मैदान क्लियर हुआ? आपके रिस्पॉन्स ही मुझे सकारात्मक अनुभूति देते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इसलिए रिस्पॉन्स करते रहा करें।
वह रिस्पॉन्स कर दीजिए, आगे बढ़े कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। लिख लिया आपने, यहां तक चीजें लिख ली। बताते रहा करिए आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया, वरना मैं ऐसे वेट ही करता रह जाऊंगा, फिर टाइम भी डिले होगा आपका। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। हमने भाबर कर लिया, अब हम बात करेंगे तराई की। ठीक है, अब हम बात करेंगे तराई के मैदान की। तराई का मैदान, तराई के मैदान की बात करते हैं तो ये बारीक कंकड़ पत्थर, बहुत अच्छा सोनिया जी आपने लिख लिया, डन डन, बहुत अच्छा प्रियंका जी। चलिए, अगर हम इसके बात करते हैं, तराई की बात करते हैं, तो तराई का जो निर्माण हो रहा है, जो बारीक कंकड़ पत्थर की, बड़े बड़े बोल्डर तो आपके भाबर में ही रुक गए, अब सारे बोल्डर तो भाबर में रुक नहीं जाएंगे, अब छोटे छोटे जो बारीक कंकड़ बजरी होंगे वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी कहीं ना कहीं डिपॉजिट होंगे। तब जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे वो कहां डिपॉजिट होंगे, तराई के मैदान क्षेत्र में डिपॉजिट होंगे। आइए लिखते हैं, निर्माण तराई के मैदान की, इसका निर्माण छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर बजरी, कंकड़ पत्थर बजरी व रेत के कणों से, रेत के कणों के जमाव से, कणों के जमाव से निर्मित होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर इसका यह कहां पर है, यह जस्ट भाबर के दक्षिण में है। अवस्थिति की अगर बात करते हैं, अवस्थिति जस्ट भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में अवस्थित है। कहां अवस्थित है, भाबर के दक्षिण में यह अवस्थित देखने को आपको मिलेगी। भाबर के दक्षिण में अवस्थित, जैसे आप देख लीजिए, यह आपका भाबर का मैदान था, भाबर के जस्ट मैदान के बाद आपको तराई का मैदान देखने को मिल रहा है, तो भाबर के जस्ट दक्षिण में है। ठीक है, के दक्षिण में। अगर इसके चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलती है। मैदान की चौड़ाई की बात करते हैं, 10 से 20 किलोमीटर तक चौड़ाई, 10 से 20 किलोमीटर तक चौड़ाई इसकी देखने को मिलती है आपकी। और साथ ही साथ देखेंगे जो नदियां भाबर में अदृश्य हो जाती हैं, ये पुनः यहां पर दिखने लगती हैं। जो नदियां भाबर के मैदान में, भाबर के मैदान में अदृश्य हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, वे तराई मैदान में, तराई मैदान में पुनः दिखने लगती हैं, पुनः दिखने लगती। ठीक है, तो जो नदियां भाबर के मैदान में अदृश्य हो जाती, गायब हो जाती, वो पुनः इस क्षेत्र में बाहर आकर के दिखने लगती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को तराई का मैदान भी आप कहते हैं। ठीक है, और यह क्षेत्र जो है तराई का मैदान जो है, क्योंकि देखिए लगातार यहां पे नवीन मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नवीन मिट्टी यहां लगातार होगी, साथ ही साथ देखेंगे यहां जल की भी विशेषता होगी, जल भी भरपूर मात्रा में होगा, इसलिए यहां पर उन
फसलों की खेती की जाएगी जो पानी अधिशेष वाले हो, मतलब जिनको पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहती हो। जैसे गन्ना होगा, यहां पे चावल होगा और गेहूं जैसे फसलों का उत्पादन यहां किया जाएगा। यहां पानी अधिशेष वाली फसलें जैसे गन्ना, चावल, गेहूं, जैसे यहां पानी अधिशेष वाली फसलों का उत्पादन होता है, का उत्पादन होता है। ठीक है, का उत्पादन होता है। फटाफट लिखते रहिएगा आप लोग साथ में ही। और जब लिख लीजिएगा तो एक बार बता दीजिएगा आपने लिख लिया कि नहीं। इतना नीचे तक आप लोग को दिखता है यहां तक जो लिखा गया है? ऐसा तो नहीं कि कुछ छूट जाता है, लिखने में रह जाता है? जब लिख लीजिएगा तो एक बार मैसेज करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने लिख लिया है। लिख लीजिए। प्रियंका रागा जो लिख लीजिए। क्या लिखा गया है समझ में आ जाता है राइटिंग ना, वरना मेरे तो घर वाले मुझे घोषित कर दिए हैं कि तुम जो लिखो वो सिर्फ तुम पढ़ सकते हो या फिर ऊपर वाला। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया कि नहीं आप लोगों ने? एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। लिख लिया प्रियंका जी? उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे।
तराई के बाद हम बात करेंगे बांगर के मैदान। किसकी बात करेंगे? बांगर के मैदान की हम बात करेंगे। आइए, चलिए बांगर का मैदान, ठीक है, बांगर के मैदान की हम बात करते हैं। ठीक है, यह जो है बांगर का जो मैदान है, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसका निर्माण पुरानी जलोढ़ मृदा से हुआ है। अच्छा, जलोढ़ मृदा पता कैसे कहते हैं? जलोढ़ मतलब, जलोढ़ का मतलब होता है जो जल के साथ लुढ़कते हुए पहुंचे और मृदा का निर्माण करे, उसको हम कहते हैं जलोढ़। मतलब सिंपल सी भाषा में कहें, जो जल के द्वारा लाए गए जो मलबे होते हैं, जो अवसाद होते हैं, उनके डिपॉजिट होने से जो मैदान का निर्माण होता है, उसे हम जलोढ़ निर्मित मैदान या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यहां पे बार बार आपको जल देखने को मिलता है, उसको हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और पुरानी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां कभी बहुत पहले, आज से हजारों साल पहले बाढ़ जैसी स्थिति बनी होगी और यहाँ पे जलोढ़ मृदा पहुंची होगी। मतलब हमेशा जलोढ़ मृदा यहाँ पे नहीं आती, नहीं, ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। कभी कभी 10, 15, 20, 25, 50 सालों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती जब यहाँ पे नई नवीन जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलती, क्योंकि यह बाढ़ से मुक्त क्षेत्र है। क्यों मुक्त है, बाढ़ मुक्त? इसका मेन रीजन ये है क्योंकि यह देखेंगे, यह ऊंचाई पर स्थित है, यह ऊंचे स्थान पर स्थित इसलिए। लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हो कि पंजाब में, हरियाणा में, इन सब क्षेत्रों में बाढ़ आ रहे हैं। तो उसका रीजन प्रकृति के साथ साथ कृत्रिम सबसे बड़ा रीजन है। कृत्रिम रीजन में यह है कि जो पहाड़ों पर लगातार कटाव किया जा रहा है और पहाड़ों पर जो नदियों का पानी आ रहा है, जिसको रोका जा रहा है, बार बार डैम बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, उस डैम पर इतना ज्यादा पानी का फोर्स पड़ जा रहा है कि एकाएक डैम को खोलना पड़ रहा है। अगर डैम नहीं खोलेंगे तो बहुत भीषण तबाही मचेगी, इसलिए डैम का पानी खोल रहे हैं और लगातार बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वर्षा बहुत हो रही है। तो इन दोनों के मिक्सअप से पानी का बहाव जो रेशियो है वह पंजाब क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो रहा है, जो वर्तमान में आपको तबाही के तौर पे पंजाब में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अगर विस्तार की बात करते हैं, मुख्य रूप से इसका विस्तार देखेंगे तो अगर मुख्य रूप से इसके विस्तार की बात करेंगे तो कहां पर है? पंजाब, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी। ठीक है, पश्चिमी यूपी तक के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, पश्चिमी यूपी तक। तो इसका विस्तार कहां है? पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है और पश्चिमी यूपी तक के क्षेत्रों में आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, यह बाढ़ वाले तल से ऊंचा क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां बाढ़ जैसी घटना कम होती है, बाढ़ जैसी घटना कम होती है। ठीक है, यहां पे जल पहुंच नहीं पाता है। अब बाढ़ वाले तल से का ऊपर का मतलब यह होता है कि मान लीजिए ऐसे कोई मैदान हो, इस मैदान में पानी पहुंचना हो यहां से तो पानी पहुंच जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई तल ऐसे हो, ठीक है, तो पानी बहुत पहुंचेगा तो यहीं तक पहुंचेगा, इसके बाद पानी जो है बहाव नहीं कर पाएगा। तो ये जो भाबर का मैदान है, ये जो बांगर का मैदान है, बांगर का मैदान ऊंचाई पर स्थित है,
इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, बाढ़ का पानी यहां तक नहीं पहुंच पाता, मेन रीजन ये है। ठीक है, क्या आपने लिख लिया यहां तक? बस फटाक से बता दीजिए क्या आपने इसको लिख लिया। वैसे भी आप अगर मैप में देखते हैं, आपको जो पीछे मैप कराया गया है, तो ध्यान से देखिए, ये ऊपर है और ये नीचे गए हैं, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, ढाल नीचे की तरफ है। तो इसलिए इस क्षेत्र में आप देखेंगे, बांगर के क्षेत्र में आपको बाढ़ का एरिया, बाढ़ का पानी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जैसी वर्तमान में चल रही है, तो उसके लिए सिर्फ और भी बहुत सारी घटनाएं जिम्मेदार होती हैं। लगातार वनों का कटाव होना, लगातार पहाड़ों पर बहुत ज्यादा कटाव, बड़े बड़े डैम्स, रोड, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं, उसके कारण ये तबाही आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि रावी, ब्यास, सतलज का पानी जो है पंजाब से होकर के ही जाता है, पंजाब में होल्ड होता है, पानी रुकता है। साथ ही वहां पे बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं, उस डैम में पानी, लगातार वर्षा होना, ये सभी कारण ने पंजाब में वर्तमान में बाढ़ की स्थिति को जन्म दे दिया। ठीक है, एक बार इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं, आगे करते हैं कवर। एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिएगा आपने लिख लिया कि नहीं। आपने लिख लिया, एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। लिख लिया आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। आइए, भाबर हो गया, अब हम भाबर, तराई, खादर हो गया, बांगर हो गया। अब हम बात करेंगे खादर के मैदान की। किसकी? खादर के मैदान की बात करेंगे। खादर का मैदान, तो जो खादर का मैदान है, ये नवीन जलोढ़ का मैदान है। नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित यह क्षेत्र है। इसका निर्माण नवीन जलोढ़ मृदा से हुआ है। नवीन जलोढ़ मृदा से हुआ है इसका निर्माण, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, अगर इसके विस्तार की बात करेंगे, इसका विस्तार कहां कहां है? पूर्वी यूपी में है, बिहार में है और पश्चिम बंगाल में है। कहां कहां है? पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, ये देखिए, ये क्षेत्र जो है, इसी में आपको पूर्वी यूपी
बिहार, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा यहां पे। ठीक है, इन तीन क्षेत्रों में आपका जो है मैदान देखने को मिलेगा आपको, खादर का मैदान। अब नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान है आपको, जैसा कि आपने लिखा यहां कि नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान है, तो ऑब्वियस सी बात है नवीन जलोढ़ मृदा है तो अर्थात ऐसी मृदा जो बहुत नवीन, जो भी जलोढ़ मृदा होगी, पहला जान लीजिए पॉइंट, जो भी मृदा जलोढ़ होगी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी। यहां पे उपजाऊपन बहुत ज्यादा होगा, उपजाऊपन बहुत ज्यादा होगा, यानी उपज यहां पर बहुत ज्यादा होगी, पैदावार यहां पर बहुत ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर यहां पर बहुत अच्छे और आसान तरीके से किया जा सकता है। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह मैदान अत्यंत उपजाऊ मैदान है, क्योंकि यहां की मृदा नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित है, मृदा से निर्मित है। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे खादर भूमि की मृदा जो है, नमी धारण जो है इसमें क्षमता बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बार बार नवीन जलोढ़ मृदा मतलब लगातार इसमें बाढ़ की स्थिति लगातार बनती रहती है, इसमें नमी धारण क्षमता बहुत ज्यादा है। यह बाढ़ का मैदान है, अतः यहां पर नमी धारण क्षमता उच्च है। ठीक है, नमी धारण क्षमता यहां पे उच्च है। इन चारों पॉइंट को आप लिख लीजिए, इन चारों पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए। इन चार पॉइंट को आप लिख लीजिए फटाक से, और लिखने के बाद रिस्पॉन्स कर दीजिए कि आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया। रिस्पॉन्स अवश्य कर दिया करें आपने लिखा कि नहीं लिखा। आपने लिख लिया कि नहीं, एक बार बता दीजिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमें लगता है कि आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करेंगे डेल्टाई मैदान की। डेल्टा मैदान की बात करेंगे हम, डेल्टा मैदान की बात करते हैं। आइए
ठीक है, यह जो है इसका निर्माण निचले गंगा क्षेत्रों में हुआ है। निचले गंगा क्षेत्रों में, अब निचले गंगा क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे ये गंगा आई और ऐसे गंगा जा रही है, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र गंगा का निचला क्षेत्र है, ये गंगा का मध्य क्षेत्र है और ये गंगा का उच्च क्षेत्र है। ठीक है, 3 क्षेत्रों में गंगा बटेगी, गंगा का उच्च उत्तरी क्षेत्र, गंगा का निम्न क्षेत्र और गंगा का मध्य क्षेत्र। ठीक है, तो गंगा के निचले क्षेत्रों में आपको डेल्टा देखने को मिलेगा, क्योंकि डेल्टा तो यही देखने को आपको मिलेगा, डेल्टा यही बनेगा आपका। ठीक है, डेल्टा यही देखने को मिलेगा आपको। ठीक, आपको बनाना है रफली तो आप ऐसे बना लीजिए, उच्च मध्य और निम्न, उच्च गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न या निचला गंगा मैदान भी बोलते हैं, निम्न या निचला गंगा मैदान। ठीक है, में इसका निर्माण हुआ है। ठीक, सेकंड पॉइंट बात करें, ये कैसा क्षेत्र है? ये दलदली क्षेत्र है, दलदली है, कीचड़ से निर्मित है, कीचड़ और पानी से निर्मित है, इसलिए इसको पंक क्षेत्र बोलते हैं। पंक का मतलब होता है, पंक का मतलब होता है कीचड़ और पानी मिक्स्ड, उसे हम पंक बोलते हैं। यह पंक कीचड़ व पानी, पंक व दलदली क्षेत्र या पंक व दलदली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र? या पंक क्षेत्र या फिर दलदली क्षेत्र है। यहां पे दलदल की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पे बहुत सारे पानी जो है आपको देखने को मिलेंगे और भयंकर मलबे भी यहां डिपॉजिट होते हैं। मलबा और पानी यहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिस कारण से आप देखेंगे यहां पर आपको दलदली स्थिति या पंक की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कि डेल्टाई क्षेत्र होती है और मुख्यतः यह मुख्यतः एक तरीके से पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश में एवं बांग्लादेश में निर्मित होता है। ठीक है, कहां पे निर्मित होता है? मुख्यतः पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश में निर्मित होता है। मेनली तो बांग्लादेश में निर्मित होता है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो मिलन हो रहा है, मेघना का जो मिलन हो रहा है, वो आपके बांग्लादेश में ही जाकर के होता है, इसलिए मुख्यतः तौर पर ये बांग्लादेश में बनेगी। लेकिन कुछ एरिया इसके पश्चिम बंगाल के आसपास में भी रेंज में टच होता है। ठीक है, और यह चावल के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र, यहां पर चावल की पैदावार अच्छी होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो यह डेल्टा का मैदान लिख लीजिए आप लोग। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ट्रांस हिमालय कवर कर लिया, आपको पता ही है। हमने महान हिमालय, मध्य शिवालिक कवर कर लिया। उसके बाद हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात की। उत्तर भारत के विशाल मैदान को हमने किस में बांटा? हमने भाबर में बांटा, तराई में बांटा, बांगर में बांटा, खादर में बांटा और फिर उसके बाद डेल्टा में बांटा। तो हमने क्या क्या देख लिया? तराई देख लिया आज, सॉरी भाबर देख लिया, तराई देख लिया, बांगर देख लिया, खादर देख लिया और फिर हमने डेल्टा देख लिया। हमने आज उत्तर भारत के विशाल मैदान को हमने पूरा फिनिश कर दिया। कल हम इंटर करेंगे आपके प्रायद्वीपीय पठार से लेकर के। ठीक है, कौन कौन से पठार हैं वो सारे एरिया एक बार आप लोग खुद अपनी तरफ से भी देख के आइएगा। पठारों वाला टॉपिक जिसे हम कल देखेंगे। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेशन कैसा लगे जरूर बताइएगा, क्या सुधार की जरूरत है ये भी बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आए तो आप कोई भी पॉइंट कहीं पे भी थोड़ा सा भी 1% का भी ग्लिच आपको लगे तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है,
वैसे मैं कोई ग्लिच छोड़ता नहीं हूं कि आपको कोई भी ग्लिच आए, कोई भी डाउट आए, क्योंकि हर शब्द पे मैं डिफाइन कर देता हूं हर शब्द को, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए। चलिए दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। कल फिर से मिलते हैं क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।